नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ अली मताहर। खबरों की शुरुआत करते हैं। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में लंबी पूछताछ हुई है। एनआईए की टीम ने सलीम से 8 घंटे तक पूछताछ की है। पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली है और नासिर और इमरान के बयान के मिलान की कोशिश की जा रही है। आज और कल भी सलीम से पूछताछ होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में सलीम से लंबी पूछताछ हुई है। एनआईए की टीम ने लंबी पूछताछ की है और पूछताछ में कई अहम जानकारी मिलने की भी खबर है। नासिर और इमरान के बयान के मिलान की कोशिश कर रही है एनआईए की टीम। हमारे साथ अमित जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन क्या माना जाए, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं इस पूछताछ में? बिल्कुल, देखिए, चूंकि सलीम वो शख्स है जो इस पूरे कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड है और अब तक एनआईए ने सलीम से पूछताछ नहीं करी थी। चूंकि जब सलीम की गिरफ्तारी हुई कराना से और उसके बाद पटना एनआईए के अधिकारी लेकर के अपने साथ आए एनआईए कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसी बीच पटना एयरपोर्ट से जब एटीएस मुख्यालय लेकर के गई एनआईए के अधिकारी, तो उसी दौरान सलीम ने बताया कि उसकी तबीयत नासाज है, यूरिन करने में उसे प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है। जिसके बाद जांच कराई गई। जांच में डॉक्टर ने इलाज का सलाह दिया और रेस्ट का सलाह दिया। उसके बाद वो लगातार न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल में बंद है और इसी दौरान जो है सलीम, कफील और माफ कीजिएगा इमरान, कफील और नासिर, इन तीनों से एनआईए ने लगातार पूछताछ की, कई अहम जानकारी हासिल किया, कई सवाल के जवाब हासिल किया और उन सवालों के जवाब का मिलान कराना था। क्या इमरान, नासिर और कफील ने जो बातें बताई वो सही बताई या एनआईए को गुमराह कर रहा है? तो इन्हीं सवालों को एक बार क्रॉस एग्जामिनेशन करना था सलीम से और नई जानकारियां भी हासिल करनी थी और इसी क्रम में ये पूछताछ चल रही है। 3 दिनों का जो है कोर्ट से अनुमति मिला है न्यायिक हिरासत में रहते हुए पूछताछ करने की और उसी अनुमति के आधार पर कल एनआईए के अधिकारी पहुंचे थे। 10 बजे सुबह पहुंचे थे और 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक जो है वो पूछताछ किया है एनआईए के अधिकारियों ने। इस बीच 1 घंटे का ब्रेक भी दिया सलीम को। अब आज ये पूछताछ फिर से होगी। 3 दिनों का ये पूछताछ है, तो कल पूछताछ की अवधि जो थी वो पूरी हुई। आज का जो सिलसिला है ये 10 बजे फिर से शुरू होगा। संभवतः 6 बजे तक शाम तक पूछताछ होगी और कल आखिरी दिन होगा। तो 3 दिनों में क्या कुछ खुलासा सलीम करता है ये देखना अहम होगा। ये भी कहा जा रहा है कि कल जो पूछताछ हुई है उस दौरान सलीम ने कई अहम जानकारी दी है जो एनआईए के लिए, इस पूरे दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के लिए अहम कड़ी साबित हो सकती है अनुसंधान के लिए। तो उन तमाम सवालों का जो है जब बयान दे रहा था सलीम, तो उसको एनआईए के अन्य अधिकारी, चूंकि 6 सदस्यीय टीम जो है वो पूछताछ करने बेऊर जेल पहुंचे थे। बेऊर जेल के जो कारा प्रशासन के 2 अधिकारी थे वो भी मौके पे मौजूद थे, तो कलमबद्ध भी किया गया है बयान को। तो जाहिर सी बात है कि इन बयानों को अभी कागज में कलमबद्ध किया जा रहा है और फिर इन बयानों को जो यानी कि कुल मिलाकर आज भी पूछताछ होनी है अमित, और कल भी पूछताछ होगी और इस पूछताछ में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के रायगंज से है, जहां आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने रायगंज प्रेस क्लब को उड़ाने की धमकी दी है। हिजबुल मुजाहिदीन संगठन ने सीडी और पत्र भेजकर 15 अगस्त से पहले इस घटना को अंजाम देने की धमकी दी है और इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। वहीं किशनगंज पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। भागलपुर के कहलगांव थाना पुलिस ने हाल में हुए 2 डकैती कांड का खुलासा किया है। पुलिस ने कांड में शामिल 3 अपराधियों को धर दबोचा है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 3 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस के साथ 2,24,000 रुपए नकद भी बरामद किया है। और अब बात बेतिया की, जहां के देउरुआ गांव में 16 लोगों की मौत ने खलबली मचा दी है। मामले में लौरिया थाना अध्यक्ष सहित 3 चौकीदार को निलंबित और लौरिया थाना के सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बेतिया के लौरिया देउरवा गांव में 16 लोगों की संदिग्ध मौत मामले को लेकर प्रशासन एक्शन में है।
पुलिस ने इस मामले में 8 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। 16 लोगों की मौत से इलाके में कोहराम मचा हुआ है। गांव के लोगों का आरोप है कि मौत की असल वजह है जहरीली शराब, जिसकी वजह से इतने लोगों की जान गई। वो बहुत अच्छे इंसान थे, समझ रहे, मेरा दिल रोता है उनके लिए। वो मेरे भाई के समान थे, समझ रहे, बहुत अच्छे थे वो। लेकिन मैं उनके लिए भाई कितना अंदर सदमा है। मेरा भाई जितना मेरा भाई फखरुद्दीन एक्सपायर किया था, उतना सदमा, उतना ही सदमा इनके मौत से भी हमको पहुंची है। केहू नहीं है, हमरा केहू नहीं के देखनिया। कैसे जिंदगी कटी राउर? अब ऊपर वाला कटी हन जिंदगी के काटी, दोनों पंच काटी लो अब गुजारी लो, हमार दिन के काटी। परिवार के मुखिया बिकाऊ मियां उर्फ बकाउल्लाह की भी मौत हुई है। पत्नी का दावा है कि उनके पति की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। 13 तारीख के 14 तारीख के इंतकाल हो गया। परेशानी क्या होता रहे उनका? उनका परेशानी हो तो शादी के पर मौरी बाद उनके 4 बेर कैब हो गए। कह के बाद में हम गैस के गोली देनी कि गैस भइल हुई, और बाद से वो खा ले, खा के चुपचाप सुत गए। तो 4 बजे भोर में उनके बेचैनी खानी भ गए, और बाद में 5 बजे प्राण छूट गए। जो पंचायत है देवरुआ जो बदनाम हुआ है, शराबबंदी कानून का माहौल उड़ा, शराब बेचने वाले शराब बेचते गए, पीने वाले पी गए, मौत की नींद सो गए, और छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए। दुर्भाग्य है, दुख है, हमें भी दुख है। हम इस गांव में पहुंचे हैं, लोगों की नजदीक से हमने उनका दर्द जाना, उनके दुख को देखा। लाल दहीन जैसी कई महिलाओं का आरोप है कि जहरीली शराब ने उनकी जिंदगी में जहर घोल दिया है। कई परिवारों ने अपनों को खोया है। छोटे छोटे बच्चों के सिर से पिता का साया उठ चुका है। कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। लेकिन अब तक जो सवाल सबसे बड़ा है वो अब तक की इतनी मौत के पीछे की असल वजह क्या है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल के साथ संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। तो बेतिया में 16 लोगों की मौत के पीछे जहरीली शराब की बात आने पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने दुख जताया है और इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की है। बहुत दुखद घटना है और कार्रवाई होनी चाहिए। हर हालत में जो भी दोषी है कार्रवाई होनी चाहिए और कहीं ना कहीं यह पूरी घटनाक्रम जो है वह उसकी एक उच्च स्तरीय जांच करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा। मुजफ्फरपुर के करजा थाना इलाके से शराब लदे ट्रक को जब्त किया गया है। जब्त शराब की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रक में जीपीएस और फास्टैग दोनों लगा हुआ था। विशेष तहखाना में शराब की बड़ी खेप को छिपा कर रखा गया था। तहखाने में लगभग 350 कार्टन अवैध शराब पंजाब से लाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं तस्कर मौका पाकर फरार हो गए। ट्रक की अच्छी तरीके से तलाशी करने पर इसमें एक तहखाने का मालूम हुआ और उस तहखाने में जाने के बाद शराब की पेटियां जो कि चंडीगढ़ निर्मित है बरामद किया गया। गिरफ्तारी भी है सर? गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इसका कारण ये रहा कि समतल ज़मीन थी और जो धंधेबाज उन्होंने दूर से ही छापेमारी दल को देख लिया था और वो सचेत हो गए। पूर्णिया के अमौर तौना के लरहिया गांव से 3 जुलाई से लापता युवक नाजिम का शव बरामद किया गया है। शव का ज्यादातर हिस्सा कंकाल में तब्दील हो चुका है। खेत से पुलिस ने नाजिम का शव बरामद किया है। परिजनों की माने तो 3 जुलाई को गांव के ही नाविक कयूम रिजवान समेत 5 लोगों ने नाजिम को फोन कर नदी किनारे बुलाया था और रात को 9:30 बजे ये अफवाह फैला दी कि नाजिम परमान नदी में डूब गया है। एसडीआरएफ की टीम ने नदी में काफी खोजबीन भी की, लेकिन शव का कोई अता पता नहीं चला। परिजनों ने नाजिम को बुलाने वालों पर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की और एसपी तक से गुहार लगाई, लेकिन आरोप है कि प्रशासन ने इनकी एक नहीं सुनी। परिजन अब शव मिलने के बाद इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और आरोपियों के लिए सख्त सजा चाहते हैं। खुद वो हमारा बेटा है, सर से माल पता पूरा लग गया और दुनिया भर का बात हम क्या बोल नहीं पाएंगे। हम वो आपका लड़का है?
हम लोगों को शक था कि इसको मार के कहीं दबा दिया गया है। इस चीज को लेकर हम लोग जो है 4-5 दोनों दिन खोजे। 6 तारीख को सुबह जो है गए आवेदन लेके थाना, तो मैडम हमको उल्टा डांट लिया। मैडम कह रहा है कि ये सरासरी गलत है, 2-4 दलाल पीछे लग गया होगा। हमको विधायक जी भी फोन किए, वो बताया है कि मतलब ये झूठ है, ये अपनी मौत से मरा है। पहले भी एक लेडीज मरा था, ऐसे ही झूठ मूठ का किसी पर आरोप लगा रहा था। पटना सिटी में गोली लगने से 12 साल के एक किशोर की मौत हो गई। चचेरे भाई पर ही गोली चलाने का आरोप है। घटना बाईपास थाना के करमली चक की है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी युवक की जमकर पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा है। आरोपी को बचाने के दौरान कई पुलिसकर्मी भी मामूली रूप से जख्मी हो गए। पूर होकर के स्वयं मारने का प्रयास करी थी, जिसके बचाने हम पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिसकर्मी आप घायल हैं? वो 3-4 आदमी घायल हैं। क्या कारण है विवाद का? क्या है विवाद का कारण? कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। वो लड़का वहाँ पर खेल रहा था, ये लड़का वहाँ आर्म्स लेके गया और उसी क्रम में जो है गोली चला दिया। अगली खबर वैशाली से है, जहां सदर अनुमंडल क्षेत्र में एक कंटेनर ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। ट्रक में तकरीबन 50 मवेशी तस्करी के लिए ले जाए जा रहे थे। हादसे में कई मवेशियों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर सराय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। काफी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने के बाद कई मवेशियों को जिंदा बाहर निकाला गया। पुलिस ने कुछ ही दूरी पर मवेशी लदे 2 और कंटेनर ट्रक को जब्त किया है, जिसमें करीब 100 से अधिक मवेशी लदे हुए थे। फिलहाल तीनों ट्रक के ड्राइवर मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पटना से कंटेनर से आ रहा था, मवेशी लादे हुए वहीं पड़ा है और मंसूरपुर आने की पुल के नजदीक बाएं तरफ में बिजली वाला पोल में बढ़ते हुए खंसा में गड्ढा में गिर गया। लमसम वाली 6 बजे सुबह। कितना उस पर होगा भैंस सवार? वह 60-70 लमसम। बालू के अवैध खनन मामले में फील्ड से हटाए गए अफसरों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। बालू खनन मामले में दागी अफसरों की संपत्ति की जांच होगी। सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों की संपत्ति की जांच का जिम्मा सौंपा है। जानकारी दे रहे हैं आर्थिक अपराध इकाई मुख्यालय से न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। सरकार ने कार्रवाई की है, पुलिस मुख्यालय ने कार्रवाई की है और अब इन अधिकारियों की जो चल संपत्ति है उसकी जांच को लेकर के सरकार गंभीर हो गई है। आर्थिक अपराध इकाई को जो है वो जांच का जिम्मा जो है वो सौंपा गया है और आर्थिक अपराध इकाई जो है वो इन अधिकारियों की जो संपत्ति है उसका मूल्यांकन करेगी, जांच करेगी। जांच में अगर जो संपत्ति है वो आय से अधिक पाया गया तो संपत्ति को कॉन्फिस्केट किया जाएगा, जब्त किया जाएगा। साथ ही साथ आय से अधिक संपत्ति मामले में मुकदमा दर्ज भी किया जाएगा। मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई जो होती है वो की जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि इन अधिकारियों के खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई की जो प्रोसीडिंग्स है वो भी चलेगी अगर ये जो है दोषी पाए जाएंगे। फिलहाल इन सभी को जो है जिलों से हटा करके मुख्यालय में अटैच कर लिया गया है और अब जांच जो है वो आर्थिक अपराध इकाई को इस बाबत सौंप दी गई है कि इन लोगों की जो संपत्ति है उसकी जांच की जाए। जांच में दोषी पाए जाने पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अररिया में मंत्री जी के सामने नल जल योजना में मची लूट की पोल खुल गई। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी अररिया के जैन धर्मशाला में आयोजित त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां सांसद के साथ वार्ड सदस्य और मुखिया संघ ने मंत्री जी के सामने नल जल योजना के साथ सरकार की चल रही कई योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोली। सांसद ने जिले में लाल फीताशाही का हवाला देकर योजनाओं में अधिकारियों की मनमानी का आरोप लगाया, तो मुखिया संघ के अध्यक्ष ने कार्यक्रम के दौरान ही योजनाओं में मची खुली लूट की बात कह डाली। मंत्री सम्राट चौधरी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। कहा है माननीय सांसद महोदय से पूरे ब्रीफ से जिन जिन मुद्दों पर इनको आपत्ति है वो स्पष्ट तौर पर ये लिख के देंगे और एक विशेष टीम गठन करके मैं यहां जांच कराऊंगा। खबरें लगातार जारी है, जल्द लौटते हैं।
अगली खबर भोजपुर से है, जहां पिछले 3 से 4 दिनों में डायरिया से 9 बच्चों की मौत हो गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इलाज के नाम पर खानापूर्ति कर रहा है। जिले के गढ़हनी प्रखंड के परहरपुर और दुबौली गांव के दलित टोले में अब तक 9 बच्चों की डायरिया से मौत हो गई है और अभी भी दर्जनों बच्चे डायरिया से आक्रांत हैं। बावजूद इसके दोनों जगहों पर इलाज का क्या हाल है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं, जहां अपने जिगर के टुकड़े को बचाने के लिए एक पिता अपने हाथों में ग्लूकोज की बोतल लिए घंटों खड़ा है, लेकिन बच्चे को बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि इस जिले के स्वास्थ्य विभाग को डायरिया से हुई इन मौत की खबर स्थानीय विधायक ने दी है। कटिहार के कदवा में बवंडर की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। मखाना के खेत में उठे बवंडर की यह तस्वीर एक स्थानीय व्यक्ति ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। बवंडर इतना शक्तिशाली था कि जैसे सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमदा था। हालांकि 5 मिनट तक चले इस बवंडर में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तस्वीरें बेहद हैरान और रोमांचित करने वाली थी। कसम से अगर बगल में कोई भी गया ना उसे भी खींच लेगा। ओह या अल्लाह, इधर आ रहा है, भागिए, इधर आ रहा है, कसम से इधर आ रहा है। बिजली चमक आगे 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 पूरा खिल गया। सीतामढ़ी में बागमती नदी ने अब भी कई इलाकों में कहर बरपा रखा है। रुन्नी सैदपुर का इब्राहिमपुर गांव चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। लोगों का घर डूब चुका है, चूल्हा चौका बंद हो गया है, घरों में रखे सामान खराब हो गए हैं, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। गांव में आने जाने का एकमात्र सहारा निजी नाव है। लोगों की शिकायत है कि अब तक इन्हें कोई सरकारी मदद नहीं मिली है। वहीं पर जाके यहाँ है कि हमरा सबके नाव जाओ के आना जाना दिक्कत है। धान जो है घर में सबके पानी घुसल है, तो वो अगर कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए आटा चावल सब यहाँ रखल है, तो आज सबके घर में पानी घुसल है, तो कथी करते है? कुछ अथी सरकार तरफ से मिला है कि ना भोजन? कुछ नहीं यहाँ मिला। हम लोग को बागमती का भीतर में घर है, आने जाने का बहुत कष्ट है, नहीं कोई चीज का साधन है। प्राइवेट नाव चलता है, उसी को हम लोग लेकर जैसे आर पार होते हैं। खाने पीने के भी संबंध में बहुत दिक्कत है। और इधर मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी की तबाही बरकरार है। मुसहरी और बोजहा प्रखंड में 2 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं, जिसके कारण बाढ़ प्रभावित कई लोगों ने रजवाड़ा बांध पर टेंट के नीचे शरण ले रखा है। बारिश होने पर टेंट टपकने लगता है। सरकार की ओर से कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है, जिसमें मात्र एक बार भोजन मिलता है। ऐसे में लोगों के सामने खाने पीने, शौचालय और पशु चारा बड़ी समस्या बन गई है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक की त्रासदी की एक तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। अभी हम मुशहरी इलाके में बूढ़ी गंडक के बांध पर हैं और आप देखिए कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूरी तक इसी तरीके से बाढ़ प्रभावित लोगों की झोपड़ियाँ बांध किनारे बसी है। इसी पॉलीथीन के सीट के नीचे ये ज़िंदगी है। देखिए ये पूरा परिवार यहीं है, चूल्हे भी बनाए गए हैं, कपड़े हैं, बच्चे हैं और ये बुज़ुर्ग हैं। इनकी ज़िंदगी आफत में पड़ी है, क्योंकि न भोजन का ठिकाना है और पेयजल तो बड़ी समस्या है। शौचालय यह बहुत बड़ी समस्या है, खास करके महिलाओं के लिए। आप देखिए कि नदी किनारे बांध और ये खटिया पर सोई हुई बच्ची, भगवान न करे कोई दुर्घटना हुई तो फिर नतीजा क्या होगा। बूढ़ी माँ, क्या सब मिला है? हमरा कुछ न बउआ, कुछ न ना कुछ नहीं। खाना पीना
खाना पाना तो भेटबे करे। कई बार? एक बार। हाँ। अब पानी कहाँ से लाती है? पानी वहाँ से पीने का दिक्कत है? हाँ। क्या? हाँ दिक्कत है। शौचालय का क्या स्थिति? कुछ ना सब भागना पड़ता है। हाँ। क्या नाम है? मुनकिया मुस्मान। क्या को जानवर है? 2-3 है। तो क्या खिला रहा है अभी उसको? अभी तो साथ कुछ भी नहीं खिलाते जानवर के। काफी अभी बारिश हुआ है ना, तो चारा भी नहीं मिलता है। चारा भी नहीं मिल रहा। अभी बचवा तो देखो, बचवा को घाव हो गया। घाव गया थी गर्मी के ऊपर। क्या स्थिति है, कैसे जी रहे हैं बाल बच्चा सब? कैसे जी रहे हैं? तकलीफ है से जी रही है। तकलीफ से? हाँ बहुत तकलीफ है। बड़ा आराम से जी रहे हैं कि कैसे? आराम से कैसे जी रहे हैं हम लोग? सब दिक्कत से जी रहे हैं कि आराम से सब घर उर सब भंस गया। हम लोग आराम से कैसे जी रहे हैं? रोड पर आराम से रहते। रोड पर हाँ दिक्कत नहीं हो रहा है। 5-5 गो मवेशी है, बकरी है, ये सब के दिक्कत हो रहा है। तो ये सीता देवी थी। ये तकलीफ जो इन्होंने बयान किया है, कलेजा फटता है। जितनी दूर तक जाएं उतनी दूर तक त्रासदी की यही तस्वीर सामने है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, एक टाइम भोजन, सब कुछ सड़क पर। घर का जो भी सामान संपत्ति था तमाम खतरे में पड़ा हुआ है। स्वास्थ्य के लिए यहाँ कोई उपाय नहीं। एक बच्चे को दिखाया, उसके चेहरे पर घाव था लेकिन इलाज कराने की सुविधा नहीं थी। जो पशु हैं उनको दिक्कत है। और सबसे बड़ी समस्या है कि पेयजल, जो स्वच्छ पेयजल है वह नहीं मिल रहा है। महिलाओं को शौचालय की दिक्कत है। तो त्रासदी की यह तस्वीर मुजफ्फरपुर के मुशहरी बोचहा इलाके की है, जिस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि जीवन है अनमोल। मास्क का करें प्रयोग। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।